3 फरवरी की एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं हिंदी के पेपर में बैठने से पहले इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अलग से आपको डाल दिया है ना। और जो अलग अलग से लेखक परिचय, कवि परिचय, इनके वीडियोस आ चुके हैं यार। आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, जा करके देख लेना, नहीं देखा तो। और इस वीडियो में मैं आपका काव्य खंड, आपका गद्य खंड, आपकी बितान, इनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का होगा केवल सॉल्यूशन। ठीक है ना। देखो, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं एंड इनके हायर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे एंड 101% ये आएंगे। ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना। एंड ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फिलहाल टाइम है ना। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे काव्य खंड के क्वेश्चन देख रहे हैं ना। पद्य साहित्य के भी इसी में, गद्य साहित्य के इसी में, प्रवृत्तियां वगैरह जो भी क्वेश्चन होते हैं है ना, उपन्यास सम्राट वगैरह है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके कह लो नमक का दर होगा है ना चैप्टर से। सारे के सारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना बस। देखो, इंपॉर्टेंट है केवल, है ना, इनको कर लो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, गारंटी है। ठीक है। पहले नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? 5 या पंच है ना, इस तरीके से आ सकता है। तो आप सभी को बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है ना, और आकाश, इनसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है। जल्दी जल्दी बताते चलूंगा क्योंकि भाई टाइम पेपर के लिए बहुत कम बचा है। क्वेश्चन कहता है कि लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? तो मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध जो है खो बैठी है। उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का, है ना, कुल की कहानी का उन्हें क्या है, कोई भान नहीं रह गया है ना। तो वो मतलब एक तरीके से उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया है, कृष्ण भक्ति उन्होंने अपना ली है, और लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, है ना, ये नृत्य। तो इस तरीके से लोगों ने क्या, बावलेपन की पराकाष्ठा के अकॉर्डिंग उन्हें बावलेपन की जो उपाधि दे रहे हैं एक तरीके से। तो उन्हें बाबरी कह रहे हैं, बाबरी बाबरी, है ना भाई। अगला आपका, कबीर ने आपको अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? तो दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे संसार, झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है, भक्ति में सराबोर है ना, ये रहेगा। और इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे पढ़ लेना। कबीर ने संसार स्वयं को दीवाना कहा है क्योंकि उनका दृष्टिकोण पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक रूढ़ियों में बिल्कुल अलग था। वे समाज के दिखावटी रीति रिवाजों, पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध करते थे, है ना। तो ये कंप्लीट कर लेना पूरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भाषा में झारखंडीपन से क्या तात्पर्य है भाई? तो झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली से। कवित्री का मानना है कि यहाँ के लोगों की को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए, उसके विशिष्ट उच्चारण व स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। तो ये झारखंडीपन से यहाँ पे मतलब उनकी स्वाभाविक जो बोली है उसको उन्हें जेन्युइन, वही नेचुरल रूप देना चाहिए, यानी अलग से कोई भाषा का मतलब इंक्लूडेशन नहीं होना चाहिए। अगला कहता है कि ओहदे को पीर का मज़ार क्यों कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, ओहदे को पीर की मज़ार कहा गया है क्योंकि यह एक रूपक है जो ओहदे या उच्च पद के प्रति लोगों की अति श्रद्धा और सम्मान दर्शाता है। देखो, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि उच्च पद पे कोई व्यक्ति है तो उसको पीर की मजार कैसे कहा जा रहा है यहाँ पे? तो संत या धार्मिक गुरु की तरह उसको कह लो कि एकदम श्रद्धा उसमें लोगों की चली जाती है। अगर उच्च पद पे ओहदे पर अच्छे बैठा आदमी है तो वो कहीं ना उसकी पूजा टाइप होती है, उसमें श्रद्धा बढ़ जाती है ना, वो पूजा का केंद्र होता है। कौन? पीर की मजार, और उसी की यहाँ पे ओहदे से यहाँ पे तुलना कर दी गई है बस। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है? तो उस समय समस्त राजस्थान में पर्दा प्रथा थी। मुगल शासकों की अयासी और अत्याचारों से बचने के लिए स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वे ऐसे समाज में मीरा कृष्ण का भजन सत्संग करती, गली गली में घूमती थी। इसे लोक अर्थात समाज की लाज मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोना अर्थात त्यागना कहा गया एक तरीके से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 2022 में आया हुआ है, मिस मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? तो दाम्पत्य रूप में मीरा ने कृष्ण की भक्ति की है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेना। कृष्ण को अपना पति मानकर स्वीकार किया है ना, थोड़ा बस अपने अकॉर्डिंग लिख देना, बस इतना याद रखो। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मीरा ने सहज मिले अविनाशी भाई क्यों कहा है? तो उन्होंने कहा है कि कृष्ण अनश्वर है, उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? तो किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा हुआ होता है, इनमें भय व खालीपन होता है, इसलिए कभी उनका सामना नहीं कर पाता, है ना, इस कारण से उन आंखों से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है, उजरी कौन थी, उसकी विशेषता बताइए? तो वह किसान के अतिरिक्त किसी से दूध भी नहीं दुहाती थी, वह सफ़ेद रंग की थी, है ना, ये इसकी विशेषता हो जाती है। उजरी एक गाय थी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। देखो, अगर आपने ये सब कुछ याद करके भी रखा है ना, तो अगर देखो रिवीजन करोगे लास्ट टाइम में तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी यार आपके लिए, है ना, एकदम सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है। वह सफ़ेद रंग की गाय थी, उजरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है,
डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? मतलब देखो यहाँ पे कवि डर रहा है, अब यहाँ पे कवि उसकी पीड़ा का वर्णन भी कर रहा है, क्यों किया है? तो कवि को किसान की आंखों से डर लगता है, परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों और समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है। मतलब समाज को भी उसके जो है पीड़ा, उसके कष्टों से रूबरू कराना चाहता है एक तरीके से। नेक्स्ट आपका, मायके आई बहन के लिए कवि के ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्क्रीनशॉट कर लो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, एक दो बार रीड कर लो। देखो कवि की कितनी कुल 4 बहनें, इनमें से एक विवाहिता है ना, जो मायके आएगी फिलहाल, है ना। कवि सोच रहा है कि सावन के महीने में उसकी विवाहिता बहन अपने माता पिता के घर यानी कि मायके में अपने परिजनों से मिलने आएगी। वह अपने माता पिता भाई बहनों से कुशल क्षेम जानना चाहती होगी, है ना। उसने अपने दुख दर्द राजी खुशी साझा करना चाहती होगी, है ना। किंतु घर पर जब उसे सब परिजनों के बीच उसका 5वां भाई यानी कि भवानी, जो कि कवि है स्वयं, वो दिखाई नहीं देंगे, तो उसे प्रचार चलेगा और उसे पता चलेगा कि उसका भाई कारावास में कैद है, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, है ना। परिताप मतलब दुख का घर एक तरीके से कहा है ना। आई तो बहुत दुख सुख बांट नहीं है, लेकिन उसके भाई के बारे में ऐसी ये न्यूज सुन करके उसके दिल पर मतलब क्या पड़ेगी, तो वो परिताप यानी कि दुख का घर एक तरीके से कह दिया। अगला क्वेश्चन में आ जाता है, कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है? तो कवि जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, वह अपनी स्थिति को पिता से छिपाना चाहते हैं क्योंकि सेनानियों को जेल में क्या है, यातनाएं दी जा रही हैं। उनसे पिताजी को अवगत नहीं वो कराना चाहते हैं। पिताजी सरल स्वभाव के हैं, उनका मन बट वृक्ष के समान द्रवित है। बिल्कुल याद रखना, इससे ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। भी ऐसी परेशानी सुन करके रोने लगते हैं, है ना। कभी उन्हें सुखी देखना चाहता है और कभी उन्हें मतलब कहें कि वास्तविकता से इसीलिए छुपाना चाहते हैं कि वो परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन है, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है? तो गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग से रोशन कर देंगे। ये तो भाई करी थी, लेकिन हो रही नहीं। अगला है आपका, दरख्तों का साया और धूप क्रमशः कृषि के प्रतीक हैं। तो दरख्तों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाएं, और कष्ट और धूप का अर्थ है कष्ट, है ना। कभी कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं भारत की शासन व्यवस्था सुख की बजाय दुख अथवा कष्ट बढ़ाने वाली हैं। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो सुख की जगह दुख ज्यादा दे रही है भ्रष्टाचार के माध्यम से। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया? देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, रिवीजन चल रहा है आपका, जल्दी जल्दी करवाते जा रहा हूँ थोड़ा। और अन्य वीडियोस आपको जरूर से देखना है, एमपीसीक्यूज का वीडियो तो देख लेना, डल चुका है। देखो, कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। संथाल परगने से के लोगों में जुझारूपन, अखड़ता, नाच गान, सरलता आदि विशेषताएं जो है जमीन से जुड़ी हैं, है ना, माटी का रंग प्रयोग करते हुए। अगला क्वेश्चन है, लेखिका सहज जीवन के लिए क्या आवश्यक जो है मानती हैं? तो देखो, प्राकृतिक सौंदर्य आवश्यक मानती है ना लेखिका सहज जीवन के लिए, है ना। उन्मुक्त होकर के हंसना, है ना, आवश्यकता पड़ने पर जी भर कर रोना, है ना, ये सारी चीजें जो हो ना, मतलब एक तरीके से एक सुखी जीवन के लिए ये सारा कुछ चाहती हैं वो, है ना। अगला क्वेश्चन आता है, कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया? तो कचहरी को अगाध वन कहा गया क्योंकि यह जटिल, अगाध वन उलझी हुई और अनिश्चित होती है, जहां लोगों को न्याय तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, तो कचहरी को मतलब जंगल में अगर रास्ता ढूंढना आसान खतरनाक है, ऐसे ही अगाध वन मतलब कचहरी को खेत में ढूंढना कितना आसान होता है। अगला है आपका, कुल की कहानी का क्या है? कुल मतलब खानदान की कहानी, कहानी मतलब मर्यादा, है ना। इसका अर्थ है परिवार की मर्यादा का पालन ना करना, है ना, कहानी कुल की परिवार की मर्यादा का उल्लंघन करना, इसका अर्थ एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। और ये मीरा के चैप्टर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कविता बे आंखें में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? तो समस्त संसार को जिम्मेदार, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कविता बे आंखें के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो महाजन निर्दयी है, उसे किसान की व्यथा पर जरा भी दया नहीं आती। महाजन स्वार्थी विचारों वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती हैं? तो भाई देखो, तो कवित्री बच्चों के लिए मैदान और बड़ों के लिए अन्य अनेक चीजों के साथ साथ पहाड़ों की शांति बचाने की बात करनी है ना, प्राकृतिक चीजें क्योंकि कवित्री को पसंद है। अगला क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो इसको लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 3 विशेषताएं जरूर से लिख के आना एग्जाम में और याद कर लेना। देखो, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं है, एक विशेषता बताइए। वे खिलखिलाकर हंसते हैं, वे दौड़ लगाती हैं तथा दंड लगाती हैं, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। इस तरीके से ये सारे कुछ आपको लिख लेना है। अगला आपका दिया है, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। भाई
क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। घर की याद कविता की रचना जेल में की गई है ना। इसके कवि जो हैं कहें कि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, और इसमें उन्होंने सावन की बरसात में कवि को अपने घर की याद आती है और वह लिखते हुए अपने पिताजी को सिर्फ अपनी सुखात्मक अनुभूतियाँ कहलाना चाहते हैं। वह दुख से, परेशानियों से अब उन्हें अवगत ही नहीं कराना चाहते है ना, क्योंकि वह उन्हें खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है आपका, अपना घर से तात्पर्य इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। अपना घर से तात्पर्य है व्यक्तिगत मोह माया, है ना, में लिप्त जीवन, मतलब मोह माया में लिप्त जीवन। अपना घर अगर नहीं छोड़ोगे ना तक, जब तक कुछ पाया नहीं जा सकता, मतलब ऐसा मिथ है। एक ऐसा सांसारिक जीवन जिसमें परिजन, नाते, रिश्तेदार, इष्ट मित्र सभी मौजूद होते हैं। इन सभी के बीच रहकर मोह माया के राग अनुराग की जो है उत्पत्ति भी स्वाभाविक है यार, होती है। और कवित्री इसी मोह माया एवं अपने पराये के आकर्षण जाल को तोड़ने की बात कर रही है, क्योंकि यदि इस व्यक्ति को ईश्वर को पाना है तो उसे ऐसे जीवन को त्याग करना पड़ेगा, है ना, मोह माया को त्यागना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। भाई चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, ये किसका चैप्टर है, किसने इसे लिखा है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन हो गया, कलकत्ता पर वज्र गिरा भाई, है ना, और ये क्वेश्चन हो गया। तो चंपा जो होती है निरक्षर वर्णों को नहीं पहचानती, मतलब निरक्षर चंपा, है ना, मतलब उसे पढ़ना नहीं आता उसे निरक्षर कह दिया। और चंपा वर्णों को नहीं पहचानती है, को भी नहीं पहचानती। जब कभी लिखते पढ़ते समय अक्षरों को गाते हैं अथवा बोलते हैं तो चंपा को गहरा आश्चर्य होता है, वो सोचती है यार ये कर क्या रहे हैं भाई, है ना, कागज़ पर या क्या छोटे छोटे यहाँ पे कह लो कि यार इस तरीके से कह लो कुछ भी लिख रहे हैं, और उसे समझ में नहीं आता कि ये काले काले चिन्ह बना रहे हैं, उनसे क्या ध्वनि निकालते रहते हैं, मतलब वो एकदम आश्चर्यचकित होती है। तो ये अचरज उससे होता है चीज़ें देख करके, क्यों नहीं, क्योंकि उसे आता नहीं वो सब कुछ, है ना। अगला है आपका, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। ठीक है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। वास्तव में चंपा की बाल मन में किसी प्रकार यह बात घर कर गई थी कि लोग पढ़ लिख करके धन कमाने के उद्देश्य से अपने घर परिजनों को छोड़ करके महानगरों की ओर पलायन कर जाते हैं, और विशेषकर चंपा के घर से कलकत्ता पास था, तो भाई कलकत्ता की बात करेगी, है ना, क्योंकि उसके घर से उसके गांव से लोग कलकत्ता कमाने खाने जाते थे, है ना, पढ़ लिख करके गए जो भग गए। ठीक है, जिससे उनके घर वालों को अत्यधिक परेशानी होती थी, है ना, ऐसा मानना था चंपा का। इससे घर टूट जाते हैं और अधिक कष्ट उनकी पत्नियों को सहन करने पड़ती हैं। चंपा सोचती है कि हम महिलाओं के भाग में विभीषिका बनी पलायन की इस प्रवृत्ति से परिचित होते हुए भी उसे पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, मतलब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ मेरा परिवार टूट जाएगा, कुछ इस तरीके से उसके मन में जो है उससे सोचना आता है ना। उसे आशंका है कि यदि उसका पति भी उसे घर पर छोड़कर चला जाएगा तो वह यदा कदा ही वापस लौटेगा, वह ऐसा कभी नहीं होने देगी और अपने पति को सदैव अपने साथ ही रखेगी, मतलब उसे डर है ना, परिवार टूटने का। अतः क्रोध में बड़बड़ाती हुए अनिष्ट की आशंका में वह कलकत्ता पर वज्रपात होने की बात करती है, क्योंकि कलकत्ता पर वज्र गया तो कलकत्ता गया भाई, फिर कौन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कलकत्ता ही नष्ट हो जाएगा, फिर काहे की ना बजेगा ना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हमारा पद्य साहित्य के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, जैसे प्रगतिवाद हो गया, निर्गुण भक्तिधारा, सगुण की, इनकी सारी विशेषताएं कुछ आती हैं। तो प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं प्रमुख कवियों के नाम पूछे गए हैं। तो सामाजिक यथार्थवाद की प्रधानता है, वर्ग संघर्ष की बात पर जोर दिया गया है, मानवतावाद को स्थान मिला है। नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन प्रगतिवादी कविता के प्रमुख कवि हो जाती हैं। अगला है आपका निर्गुण भक्तिधारा की विशेषताएं और कवियों के नाम। तो निराकार ईश्वर की उपासना करी गई है, जाति और धर्म से परे, है ना, रीति रिवाजों का जो है विरोध किया गया है ना, कुरीतियों का विरोध किया गया है। कबीर और रैदास इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक है, सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं, साकार ईश्वर की, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है ना, तो इनको याद करते चलना। भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ है, राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का जो है भली भांति वर्णन किया गया है, और बाल लीलाओं का भी वर्णन हुआ है। तुलसीदास और सूरदास जो हैं इसके प्रमुख कवि हो जाते हैं सगुण भक्ति धारा, और ये दोनों भक्ति काल के अकॉर्डिंग ये दोनों धाराएं आती हैं। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है रीति काल की विशेषताएं। तो श्रृंगार काल जिसे कहा जाता है, श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें रही है, और नायक नायिका के संयोग एवं वियोग का वर्णन हुआ है ना, नायिका भेद का वर्णन हुआ है। दरबारी कविताओं का जो है काव्य देखने को मिलता है। छायावादी कविता की विशेषता क्या हो जाती है, प्रकृति प्रेम, है ना, प्रकृति से रिलेटेड जो है रचना करी गई हैं। रहस्यवाद और स्वच्छंदता इसमें देखने को मिली है। और छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद पंत निराला वर्मा हो जाती हैं। निराला बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष, शोषण के खिलाफ आवाज, ये सारी कुछ यहाँ पे विशेषताएं हो जाती हैं जो कि आपकी प्रगतिवादी कविता की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं। तो नए प्रतीक और बिंबों का यूज किया गया है। दार्शनिकता, नवीन भाषा शैली का यूज इसमें प्रयोगवादी में किया है। अगला है नई कविता। भाई नई कविता
तो नई कविता। यथार्थवादी दृष्टिकोण, गद्यात्मकता, व्यक्तिगत अनुभव इसमें देखने को मिलते हैं इन कविता में। अगला है रहस्यवादी भाई, इसमें एक तरीके से गूढ़ विचार, आध्यात्मिकता कह सकते हैं, है ना, आश्चर्यचकिता, ईश्वर की खोज, है ना, रहस्य है ईश्वर की खोज, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हमारे आ जाते हैं, देख सकते हैं गद्य खंड के क्वेश्चन, है ना, इसमें बितान के भी क्वेश्चन रहेंगे। देखो मैंने लिख करके रखा है, वैसे अलग से मैंने पहले इसका वीडियो बनाया था, अभी बिल्कुल पूरा वीडियो बना रहा हूँ एक साथ, है ना। तो ये इसमें हम गद्य साहित्य के, बितान के और गद्य खंड के स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। देखिए तो क्वेश्चन दिया गया, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलौकिद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर करके आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना दाऊ। देखो आंसर रहेगा इसका, कहानी के आदि से मध्य तक उसका एक भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, या धन के बल पर अपने सभी कार्य, है ना, वो लक्ष्मी को सब कुछ मानता है कि पैसे के दम पर हम सब कुछ कर लेंगे भिड़ू, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, है ना, ये सब सोचता है। लेकिन लास्ट में उसका अंत में, है ना, लास्ट में चैप्टर के अंत में कुछ ऐसा पहलू निकल करके आता है, वहां पर हमें पता चलता है कि वह एक गुणग्राही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है, और वह मतलब मुंशी बंशीधर की ईमानदारी से इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वह उसे अपनी, कहें कि अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर जो है नियुक्त कर देते हैं। तो इस चीज को याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है किस पद पर नियुक्त किया था, स्थायी मैनेजर के पद पर, ठीक है, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, इसका आशय क्या है। तो उस रात जब अलौकिद्दीन को गिरफ्तार किया गया, लोग सो रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर अगले दिन सुबह होने तक पूरे शहर में फैल गई। ये तो अभी भी बात है, कहती है दीवारों के कान होते हैं। तो ये वही बात है कि दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है ना, मतलब आप कितना भी छुपाने का प्रयास करोगे किसी चीज को, वो कहीं ना कहीं फैल जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात करी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, लोग नमक विभाग में नौकरी के लिए लालायत क्यों हुआ करते थे। क्योंकि भाई इसमें स्थिर आय के साथ साथ सामाजिक आय होती थी और सामाजिक सम्मान भी मिलता था, है ना, नौकरी प्रतिष्ठित थी भाई, वकील भी ललचाते थे इस नौकरी के लिए। अगला है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद भाई क्यों कहा गया है। देखो क्योंकि यार 30 कह लो कि 31 को कह लो या फिर 30 को कह लो, है ना, डेट को वेतन आती है, और अगले दिन मतलब कह लो अगले दिन से खत्म 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 लास्ट तक खत्म, फिर आई एक दिन आई, फिर खत्म खत्म खत्म, जैसे चांद खत्म होता चला जाता है, माह में एक बार आता है, पूर्ण होता है, और पूर्ण मासी का चांद, उसी तरीके से वेतन भी आती है और फिर खत्म खत्म घटती जाती है ना। तो उसी तरीके से कहा गया है। अगला है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। और ये याद रखना कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे, कहें कि उस्ताद थे एक तरीके से, है ना, मसीहा ही कहा गया, अब उस्ताद क्या कहना है फिर। तो वे नानबाई हुनर में माहिर थे, उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। इससे ऑब्जेक्टिव आता है 56 प्रकार की रोटियां नानबाई मतलब मियां नसीरुद्दीन बना लेते थे। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा हुआ करता था। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मियाँ रोटी बनाने की कला, रोटी बनाने की चीज़ को मतलब रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है, इस तरीके से लिख देना, ये कहा जाता है। अगला है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका कृष्णा सोबती है ना, इस चैप्टर की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। एक दिन जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले, है ना, इस चीज़ को याद रखना, से गुजरी तो उन्होंने एक साधारण सी अंधेरी दुकान पर पटापट आवाज के साथ, मतलब इस तरीके से पट 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 हाथों से रोटियां बनती हुई आवाज सुनी। तो आटे को सनते हुए देखा तो उनके मन में एक जिज्ञासा जागी, है ना, उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि इतना सारा आटा क्यों साना जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि रोटियों के लिए, तो भाई तो रोटियों की कारीगरी तथा उसकी नानबाई के विषय में जानने के लिए लेखिका को एक तरीके से जिज्ञासा हुई और उसके बारे में जानने के लिए वो वहां पे गई। अगला क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। भाई इतना टाइम उसमें क्यों लग गया। तो कुछ ऐसे कारण थे। देखिए, पैसे का अभाव एक हो गया ना, क्योंकि जब उसके पास, लेखक के पास पैसे इकट्ठे होंगे तब फिर शूटिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसमें थोड़ा लेट लपाट हो जाता था। वह विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए काम से फुर्सत मिली तब लेखक यहाँ पे कलाकार सब कुछ पूरा सब कुछ करके सिस्टम विस्टम फिर काम स्टार्ट करते थे। और तकनीक के पिछड़ेपन के कारण, है ना, पात्र स्थान दृश्य की आदि की समस्या, है ना, भूलों की भी समस्या आई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लगाया गया। उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया, है ना, क्योंकि वह कुत्ता, देखिए भूलो कुत्ते वाला दृश्य 2 भागों में फिल्माया गया था, जिसका कारण था पैसे समाप्त होना तथा रोशनी का कम होना। प्रथम अंश में माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही थी। पेट भर जाने पर अप्पू तीर कमान से भागता हुआ खेलता है। माँ अप्पू के पीछे थाली लेकर के जाती है, तो भूलो कुत्ता भात खाने के लिए खड़ा हो जाता है। माँ बचा हुआ भात जो है गमले में डाल देती है और जो भूलो है तो उसे खा लेता है और वो उसकी शूटिंग उतनी हो जाती है। फिर 6 महीने बाद दूसरा अंश चित्रित होना था, लेकिन जो भूलो था पहला कुत्ता
वो तब तक मर चुका होता है। अतः मतलब 6 महीने बाद अब वहाँ पर कोई घटना हो गई इस तरीके से, है ना। अतः भूलो जैसा ही बादामी शरीर व सफ़ेद पूंछ वाला दूसरा कुत्ता ढूंढा जाता है, फिर गमले में फेंका हुआ भात दूसरे कुत्ते ने खाया। इस प्रकार दूसरा इसका जो है अंश फिल्माया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसके माध्यम से लेखक, कहानी के माध्यम से लेखक बाल मुकुंद गुप्त कहना चाहते हैं कि भारत की भूमि पर रहने वाला चाहे मनुष्य हो या पशु, दोनों ही बिछुड़ने पर दुख होता है, दुख तो होता है। साथ रहते हुए चाहे वे कितना भी लड़ते हों, झगड़ते हों, परंतु विदाई के समय एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर प्रेम का व्यवहार करते हैं, है ना। तो ये विदाई संभाषण जैसी बातें यहाँ पे हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, लिखिए। 2023 में एक क्वेश्चन आया था, तो इससे हमें अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए प्रेरित करती है ये, ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला है आपका, करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, है ना। तो बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था। इसका परिणाम हुआ कि सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गईं। करजन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था, वो चाहता था कि ये यहाँ पे लग जाए, है ना। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया, इसे क्षुब्ध होकर उसने इस्तीफा देने की धमकी दी। उसने तो धमकी दी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस्तीफे को मंजूरी दे दी कि चलो निकलो। अगला है आपका, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो मोहन धनराम जो है अपने को स्वयं को नीची जाति का समझता था। यह बात बचपन से उसके मन में बैठा दी गई थी। मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का था, हर प्रश्न का उत्तर देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का कहें कि मॉनिटर बनाकर रखा था। वह अच्छा गाता भी था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों होता है। तो धनराम को मोहन की हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य होता है। उसे लगता है कि ये पुरोहित खानदान का लड़का इस कुशल का मतलब इस कुशलता को देखकर उसकी मतलब वो कैसे उस पर हथौड़ा चला रहा है, लोहे पर वो काम कर रहा है, वो मतलब आश्चर्यचकित होता है एक तरीके से ना, वो काम करता। अगला है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का। तो लंबी शीत ऋतु के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, इसलिए वे ठंड से ठिठुरते रहते हैं। किसी जल का फल व सब्जी मतलब किसी प्रकार की फल सब्जी वहाँ पे उगाई नहीं जा सकती। अब भाई इतनी ठंड वगैरह है, बर्फ गिर रही है, रोजगार के साधन नहीं होते हैं। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। तो भाई किसानों से किया करते थे। तो देख सकते हैं कोने कोने में आज जलसों में जाकर के किया करते थे, किसानों की सभा है ना, किसानों से करते थे, ठीक है। राजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन कौन से थे। तो राजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार सेजा, बोन गॉज, गोंगा पिकासो। तो देखो सबसे ज़्यादा भाई गोंगा पिकासो से ही प्रभावित थे राजा, है ना। तो इनको याद रखना, पिकासो एक बहुत बड़े कलाकार हैं महान, और सैयद हैदर राजा इनके कहें कि एक तरीके से इनके फैन थे। अगला क्वेश्चन है, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्या लेते थे। तो हिंदुस्तान की धरती से 2022 में एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो भारत माता की जय नारे से उनका क्या मतलब है, ये बार बार पूछते हैं। भारत माता कौन है, कौन सी धरती, गांव की, सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते थे। अब आ जाते हैं गद्य साहित्य के इतिहास की ओर। देखो वीडियो लंबा हो चला है, लेकिन वीडियो को देखते रहना, सारे क्वेश्चन करना है क्योंकि हमें, है ना। देखो तो द्विवेदी युग की हिंदी गद्य की विशेषताएं लिखी है। तो देख सकते हो यहाँ पे द्विवेदी युग में आदर्शवाद तथा समाज सुधार की प्रवृत्ति का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। तो ये इसकी एक विशेषता यहाँ पे हो जाती है। अगर देखो डिटेल में विशेषता लिखना चाहो तो यहाँ पे आपको दी गई 4 है ना, युग की 4 विशेषताएं। समाज सुधार पर बल दिया गया है, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, भाषा शैली का परिमार्जन हुआ है, शुद्धिकरण और गंभीर और विचार प्रधान गद्य लेखन पर ध्यान दिया गया है। इस युग के गद्य विशेषकर निबंधों में हास्य व्यंगात्मक शैली को अपनाया गया, ठीक है, याद रखना शैली, ठीक है। अगला है शुक्ल युग की 3 विशेषताएं। तो शुक्ल युग में चिंतन परक मौलिक गद्य लेखन पर बल दिया गया है। इस युग में विविध विषयों पर गद्य रचना लिखी गई हैं। भाषा शैली में गंभीर एवं कसावट विद्यमान है। नाटक के प्रमुख 6 तत्व होते हैं, ये ऑब्जेक्ट में कई बार आया है। कितने तत्व होते हैं नाटक के? 6 तत्व होते हैं, कथा, वस्तु, संवाद, पात्र, चरित्र, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंदी में नाटक सम्राट। भाई तो हम ऑब्जेक्टिव में देख सके थे, जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि उपन्यास सम्राट कौन कहलाते हैं। ये तो हमारे नाटक सम्राट है ना, इनके जो नाटक हो जाए दिए गए। अगला है किसी एक कहानी के लेखक का नाम और उनकी प्रसिद्ध कृति लिखिए। तो लेखक विष्णु प्रभाकर और उनकी कृति है आवारा मसीहा, ठीक है, ये इनकी जीवनी है, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है 3 प्रमुख नाटकों के नाम उनके लेखकों सहित लिखिए। तो मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, उदय शंकर भट्ट, विक्रमादित्य, सेठ गोविंदास, कर्तव्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कहानी किन्हीं 2 उपन्यासकारों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल से स्क्रीनशॉट कर लो, दिमाग में स्क्रीनशॉट करना है ना, मोबाइल में नहीं। देखो भाई उपन्यासकार प्रेमचंद्र हमारे अज्ञेय हमारे उपन्यास, इनका नाम भाई
उपन्यास, अब भाई ये तो हैं ही उपन्यास सम्राट, तो इन्हें कितने नहीं लिखे होंगे जब इन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया। तो गोदान गबन, परीक्षा गुरु है ना, सेवा सदन वगैरह, इनके कई सारे उपन्यास हैं, तो इनको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे शेखर एक जीवनी इनकी जी कहें कि एक उपन्यास इनका। और इसमें निबंध पूछा गया, निबंधकार और उनकी रचनाएं लिखी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हो जाती हैं चिंतामणि, क्रोध, उत्साह, भय, इनकी निबंधा हैं। अगला है बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन, शांति प्रिय द्विवेदी, और भी कोई आप कर सकते हैं जो भी आपको आसानी से याद हो सके। अगला क्वेश्चन आता है रेखाचित्र किसे कहते हैं, एक रेखाचित्र का नाम लिखिए। तो देखो रेखाचित्रकार के रूप में प्रमुख रूप से महादेवी वर्मा है ना, इन्होंने रेखाचित्र की बहुत सारी रचनाएं करी हैं, है ना। तो किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, रेखाचित्र कहलाता है। दो एकांकी के नाम उनकी रचना, मतलब रचनाकार शायद लिखी। तो नए मेहमान एक एकांकी है जो कि उदय शंकर भट्ट है ना, पहले आपकी जो हिंदी चेंज नहीं हुई थी, तो 12th क्लास में ये चैप्टर था, नवनीत जब पुस्तक थी चलती थी, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी बेस पे चल रहा है सब कुछ, है ना। नए मेहमान तो उदय शंकर भट्ट है ना। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला आपका गद्य की सभी प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। निबंध, कहानी, प्रमुख विधाओं की बात करी जा रही है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इतने, मेनली आप 3-4 याद रखो यार, निबंध, कहानी, नाटक, कहाँ एकांकी, उपन्यास, बस इतना। ठीक, अगला हमारा गद्य की गौड़ विधाएं। अब गौड़ विधाएं कौन सी होती है, ये सारी दी गई हैं, यहाँ पे देख सकते हो, संतमरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, ये सारी क्या गौण विधाएं है ना, ये मुख्य हैं, ये गौण विधा है ना, मैं मेजर माइंडर। ठीक है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। नाटक, एकांकी, देखिए नाटक एक विस्तृत काव्यात्मक रचनात्मक रूप होता है, एकांकी केवल एक दृश्य। ठीक है, नाटक में कई अंक हो सकते हैं, एकांकी में केवल एक अंक होता है, और नाटक बड़ा होता है अपेक्षाकृत, एकांकी छोटी होती है। नाटक में कई पात्र होते हैं, एकांकी में कम पात्र होते हैं। ठीक है, अगला रहता है कहानी उपन्यास में अंतर। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इसमें एक प्रमुख घटनाक्रम या पात्र की कहानी होती है, इसमें कई घटनाएं और पात्र हो सकते हैं। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, कम होती है, कहें कि इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवनी और आत्मकथा में। आत्मकथा क्या है, लेखक स्वयं की लिखता है। देखो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिखता है ना, तो ये याद रखना। और ये रहेगा जीवनी लेखक में लेखक जो होता है तटस्थ रह करके लिखता है। आत्मकथा में ऐसा कुछ संभव नहीं है, वो अपनी स्मरण शक्ति जितना उसे याद होगा वह उतना ही ना अपने बारे में लिखेगा, कुछ चीज़ें भूल भी जाता है ना। जीवनी में लेखक अपने विचार और प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है, ये रहेगा। और इसका उदाहरण दिया गया है जीवनी कलम का सिपाही, अमृत राय की रचना है। अमृत राय किसका, ये प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र के बेटे का नाम है अमृत राय, है ना, ये वही है। अगला हमारा है जीवनी किसकी लिखी जाती है, तो जीवनी व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है। उपन्यास सम्राट भाई मुंशी प्रेमचंद्र, एकांकी में एक अंक होता है। कहानी के प्रमुख 6 तत्व तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा। देश काल वातावरण, मतलब मेनली कहानी के 6 तत्व होते हैं, नाटक के वो थे, ये कहानी के 7 तत्व। ठीक है, कहानी के वो नाटक के 6 तत्व होते हैं, कहानी के 7 तत्व होते हैं। अगला है द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे, और उनके निबंधकारों के नाम लिखिए। तो सरदार पूर्ण सिंह है ना, वैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, प्रवर्तक का नाम याद रखिए। ठीक है, अगला है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासों का सूत्रपात किसने किया, तो प्रेमचंद्र ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निबंध की सर्वमान्य परिभाषा लिखते हुए 3 प्रमुख शैलियों के नाम लिखिए। तो ये शैली दी गई हैं 3, समाज शैली, भावात्मक और व्यंग्य प्रधान शैली। देखिए निबंध की परिभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशिष्ट निजी पर स्वच्छंदता और सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो, ये निबंध कहलाता है ना। ये बाबू गुलाब राय ने परिभाषा दी है, इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। गोदान और कर्मभूमि, परीक्षा गुरु है ना, परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, इस चीज को याद रखना। यहाँ से हमारे वितान भाग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी लास्ट मतलब कह लो कि लास्ट पार्ट में आ चुके हैं वीडियो के एंड, इसके बाद आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो और वीडियोस जाकर के देख लेना, बहुत सारे डले हुए हैं, मैंने से डाले हैं, तो जाकर के देख लेना। देखो चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। भाई चित्रपट संगीत क्या होता है, यह सिनेमा या फिल्म के लिए तैयार किया जाता है, यह एक शास्त्रीय संगीत होता है भाई। तो यह एक पुराना तकनीकी संगीत है, मतलब इसमें एक मर्यादा होती है, नियम होते हैं, कानून होते हैं ना। इसमें संगीत का उद्देश्य मनोरंजन होता है भाई, है ना, और इसमें खास राग ताल इनका यूज़ किया जाता है, लय वगैरह इसमें होनी चाहिए भाई ना। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें पॉप रॉक रोमांटिक इस तरीके के गाने संगीत शैलियाँ यूज़ हो सकती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुविधीय गहरे अध्ययन और अभ्यास से ये शास्त्रीय संगीत के गाने होते हैं। ठीक है, अगला है लता मंगेशकर के गायन की विशेषता लिखिए। तो स्वर की मधुरता, गानपनहन की जो है गायन में, ठीक है, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सुर और लय का संतुलन, स्वर की शुद्धता और स्पष्टता। ठीक है, अगला है आपका
नत्र और नृत्य में अंतर लिखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, नृत्य में अभिनव के भाव नहीं होते हैं। नृत्य जब किया जाता है तो नृत्य करते समय हंसना, चिल्लाना, मुस्कुराना आदि जैसी क्रियाएं नहीं की जाती हैं। नृत्य में इसे नहीं किया जाता, लेकिन नृत्य में एक तरीके से स्माइल दी जाती है। एंड आपने अगर नृत्य देखे हैं तो देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? तो भाई ईंटों से, खींप की घास से बने मोटे रस्सों से, लकड़ी के लंबे लट्ठों से, है ना। इस तरीके से अलग अलग कई तरीकों से की जाती है, कई माध्यमों से हो सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे लिखी? तो भाई तातुस के कोलकाता में रहने वाले बंधु जो उनसे उम्र में 1 वर्ष बड़े थे को लिखी थी, है ना। ये बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी तातुस के कोलकाता में रहने वाले एक बंधु जो उनसे उम्र में 1 वर्ष बड़े थे उनको लिखी। यह चिट्ठी बेबी हालदार ने तातुस के कहने पर बंधु द्वारा भेजी गई चिट्ठी के जवाब में रिप्लाई किया था, जवाब में लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अजंता की गुफाएं, है ना। अब अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं भाई? तो लिखिए। और यह है एलोरा की गुफाएं। इन दोनों की गुफाओं के बारे में पढ़ लेना भाई। ये दोनों आंसर आपके सामने दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। खैर वीडियोस जाकर के देख लेना क्योंकि तैयारी हो सके, क्योंकि टाइम पेपर के लिए कम बचा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।